हाय एवरीवन। मैं आज आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम जब भी क्लास 9 से जो बच्चे अचानक से क्लास 10th में मूव कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम पढ़ें कैसे और कैसे अच्छा स्कोर कर सकें। अगर हम जो स्ट्रैटेजीज़ मैं बताने वाली हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके 95 से 99% तक आना 100% श्योर है। करना क्या है, बहुत सरल सा काम है। लोग अधिकतर हमारे ऊपर 10th में सोशल प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है, टीचर्स का प्रेशर रहता है कि हमें इतना लाना है, इतना परसेंट तो लेकर ही आओ, ऑल दीज थिंग्स। तो इन सब को हम कम आउट करेंगे, इससे हम ओवरकम करेंगे। और सिर्फ थोड़ा सा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेना है या बहुत ज़्यादा अपने उस पर फोकस ही करना है कि नहीं नहीं बस पढ़ो पढ़ो 24 घंटा पढ़ते रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप अपने लिए फ्री टाइम भी निकाल पाओगे और पढ़ भी पाओगे और आसानी से आपके मार्क्स आ जाएंगे, आप टॉपर बन जाओगे। टॉपर्स कुछ ऐसा अनोखा लेकर नहीं जन्मते हैं, वो हमारे अंदर की विल पावर होती है। हम जितना अच्छा विल रखेंगे कि हम ये कर ले जाएंगे, हम वही करेंगे। तो सबसे पहले हम बात पे आते हैं मेन कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले बुक्स का सिलेक्शन कर ले कि हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन सी बुक से पढ़नी। देखिए, कई बच्चे होते हैं जो 10 बुक रख लिए कि नहीं, फिज़िक्स की 10, केमिस्ट्री की 10 बुक और मैथ्स की, ठीक है। उसके बाद उसको पढ़ना पढ़ना और बार बार रीड करना, बार बार वो हेडेक हो जाता है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें पढ़ना कैसे है। हमें अच्छा सोर्स रखना है, एक सोर्स रखना है। जब हमारे पास एक रास्ता होता है तो हम उसे कर ले जाते हैं। तो हमें एक सोर्स रख के काम को स्टार्ट करना है। सबसे पहला काम हमको करना है कि मैथमेटिक्स लेते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। तो मैथमेटिक्स में हम आर डी शर्मा की बुक प्रेफर करेंगे, जो कि बेस्ट होती है। अगर किसी को 11th में साइंस लेना है, 10th के बाद मैथमेटिक्स लेना है, पीसीएम लेना है, तो उसके लिए मैथ्स बेस्ट है। अगर नहीं भी लेना है तो भी मैथ्स बेस्ट है, क्योंकि 10th लेवल तक की मैथ्स आप किसी भी कंपटीशन या कहीं भी जाओ तो वो बेसिक बनाती है। तो उसको अच्छे से पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिर उसके बाद आती है बात हमारी, मैं एनसीईआरटी अच्छी है सीबीएसई बोर्ड के लिए, बट आर डी शर्मा इज़ द बेस्ट बुक। अगर हम आर डी शर्मा से पढ़ेंगे तो हमारी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आती है हमारी अगली स्ट्रैटेजी साइंस को लेकर। साइंस क्योंकि हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो साइंस के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो भी आपके 80% तक आ जाएंगे, 80 to 9। अगर आप साइंस की एनसीईआरटी 2 बार पढ़ लो, एनसीईआरटी में एक खास बात होती है। वो खास बात ये होती है कि हम उसको जितनी बार पढ़ते हैं ना, उसमें हमको उसकी नई चीज़ें उतनी बार दिखती हैं। अगर हम उसे 3 बार पढ़ेंगे तो हमें 3 बार नई चीज़ें पता चलें, 4 बार पढ़ेंगे तो 4 बार नई चीज़ें पता चलेंगी। तो ये उसकी स्पेशलिटी होती है, ठीक है। तो इसकी स्पेशलिटी होती है। तो कैसे हम अगर उसे बार बार पढ़ते जाएंगे। लेकिन कई बच्चे होते हैं कि नहीं, हमें उसमें नहीं समझ में आता, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा जो होती है वो बहुत सिंपल रहती है, पर लोगों को समझने में बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उससे जो वो पढ़ाते हैं उसको माइन्यूट को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सभी जानते हैं आईएएस की भी तैयारी में लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो बहुत बेसिक है, बहुत अच्छी बुक है वो। पर कई लोगों को अगर नहीं समझ में आती और सिंपल एफर्ट जिसको रेफरेंस की आदत है, तो मैं उसके लिए रेफरेंस में 10th में बताऊंगी कि भटको मत, एस चांद ले लो आप। एस चांद पब्लिकेशन की फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स ले लो, बेस्ट है वो बुक। वो बुक आप पढ़ोगे, ज़्यादा मोटी भी नहीं है कि ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपको देखिए, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको इतना नॉलेज चाहिए कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, आपका सेशन अच्छे से स्टार्टअप हो सके। तो क्या करो, आप एस की बुक ले लो, उससे पढ़ो। वो बुक आपकी अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, तो वो अक्टूबर तक मैक्सिममली सिंपली ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप अक्टूबर से अपना रिविजन स्टार्ट कर सकते हो। हिस्ट्री के लिए क्या करो, आप एनसीईआरटी ही प्रेफर करो और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको आप पढ़ो अच्छे से, बार बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा। जो प्रॉब्लम हो, आपके स्कूल में टीचर्स होते हैं, अगर जो बच्चे कोचिंग कर लें वेल एंड गुड, वो अपने कोचिंग टीचर से भी पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी भी वैसी होती है। हाँ, ज्योग्राफी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, बट मेरे हिसाब से 9th की ज्योग्राफी इज़ क्वाइट हार्ड देन 10th ज्योग्राफी, क्योंकि 10th की ज्योग्राफी में इतना कोई हार्डनेस होता नहीं है जो हम लोग सोचते हैं, सिंपल है। पर अगर प्रॉब्लम है तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं टीचर से। हमारे पास यूट्यूब में ही कितने वीडियोज़ होते हैं, पढ़ाते हैं, और मैं भी आगे देने वाली हूँ वीडियोज़ आपको, तो ये आपको बताएंगे। उसके बाद आता है हमारा सिविक्स पॉलिटिकल साइंस जिसे हम लोग कहते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, उसमें से हाँ, सिलेबस एक मैं मेरी इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये रहेगी कि आप सिलेबस सीबीएसई की साइट पे जाकर प्रिंट आउट करा लो, क्योंकि जब आप सिलेबस प्रिंट आउट करा के सभी सब्जेक्ट्स का रख लोगे तो आप टॉपिक वाइज पढ़ो,
ठीक है, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमें वो पढ़ना है जो हमारे काम का है। ठीक है, कचड़ा मत भरो दिमाग में, काम की चीज़ें भरो। तो क्या करो कि आप सिलेबस प्रिंट आउट करा के सबसे पहले सिलेबस रखवा लो, उसके बाद उससे पढ़ाई करना स्टार्ट करो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इसकी एनसीईआरटी, बाकी सबके एनसीईआरटी, एसएसटी में एनसीईआरटी रखो। और मैंने साइंस में आपको रेफरेंस बता दी, मैथ्स में बता दी। मैथ्स और साइंस की रेफरेंस इंपॉर्टेंट होती है, उसकी इंपॉर्टेंस भी होती है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंग्लिश में क्या करो, इंग्लिश में तो मैम जो पढ़ाती, मेरे हिसाब से अगर इंग्लिश का टीचर है, अच्छे टीचर है आपके स्कूल में इंग्लिश के, तो आप उनसे डेली अटेंड करो क्लास। स्कूल नहीं मिस करना चाहिए मेरे हिसाब से टेंथ में, क्योंकि टेंथ आपका बेसिक होता है और उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। टेंथ में स्कूल नहीं, हाँ टेंथ में क्या करो, सबसे पहली बात कि आप जो लेटर्स पा रहे हो, जो आपको लेटर्स मिल रहे हैं, उनकी आप डेली प्रैक्टिस करो। इन्फॉर्मेलिटी, देखो उन सबका एक फॉर्मेट ही होता है, उसी फॉर्मेट पे आप बस अपना जो स्टार्टिंग की लाइंस सेम होती हैं, बस उसके बीच का मैटर आपको चेंज करना पड़ता है, तो उससे आप बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि उस पर मार्क्स ज़्यादा होते हैं। स्टोरी राइटिंग इज़ द बेस्ट। स्टोरी राइटिंग के जो आपको टॉपिक्स मिलते हैं, उसके थीम पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में आपको क्या होना चाहिए कि स्टोरी राइटिंग आपके ऊपर कमांड होनी चाहिए। स्टोरी राइटिंग पे बकवास मत लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। और 80 से अगर 100 वर्ड्स किए तो 80 वर्ड्स में ख़त्म कर दो, 100 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे बात करते हैं कि हम टाइम टेबल कैसे बनाए जो हमसे फॉलो भी हो सके और उसमें हमें टाइम भी मिल सके। तो अभी अप्रैल से सबके न्यू सेशंस स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ के मार्च से भी स्टार्ट हो चुके होंगे। तो जो टेंथ में जा चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेंथ। उसके लिए आप क्या करिए कि अगर मान लो आप मॉर्निंग में स्कूल आप नहीं मिस आउट कर सकते, भाई स्कूल भी आना इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करो, आप स्कूल जाओ। स्कूल आप गए, 7 बजे से 6 बजे से स्कूल लगा, 2 बजे 1:30 बजे तक आए, आओ ड्रेस चेंज करो, खाना खाओ, सो जाओ। इसके बीच में मत करो, क्योंकि बहुत आपका जो बॉडी है वो पूरे इंजन की तरह वर्क करता है, उसको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है, नहीं तो वो क्या होता है कि वो ख़राब हो जाएगा, तो उसको रेस्ट दो। आओ खाओ सो जाओ बिना किसी टेंशन के, 1 घंटे की नींद लो, नहीं नींद आती है लेट ही जाओ, पर रेस्ट ज़रूर करो। 1 घंटे की नींद लो, 2 घंटे की नींद लो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो ले लो। उसके बाद जिसको कोचिंग जानते हैं लोग बच्चे, 2 घंटे की कोचिंग, 3 घंटे की कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ, कुछ रिफ्रेशमेंट करो, उसके बाद पढ़ने बैठो। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेंथ में, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। सेल्फ स्टडी, क्योंकि हम जो खुद को पढ़ाते हैं ना, देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, मैं किसी कोचिंग पे क्लेम नहीं कर रही हूँ, पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते हैं ना, उनकी एक आदत होती है, वो देखो पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, हाँ मानती हूँ कि उनको आपसे अच्छा रिजल्ट चाहिए, पर किसी की स्पेसिफिकेशन नहीं, पर जो डेडिकेशन आपका अपने लिए होगा ना, वो दूसरे का नहीं, भाई मुझे आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ें आगे रखो आप अपने आगे, और खुद पे सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, आप आओ, रिफ्रेशमेंट लो, उसके बाद बैठ जाओ। जिसकी पढ़ने की आदत नहीं है, बिल्कुल बैठने का मन नहीं करता, वो क्या करे कि 20 मिनट्स पढ़े, उसके बाद ब्रेक ले, 20 मिनट्स पढ़े पर ब्रेक ले, लेकिन आपको 1 घंटे तक की बैठने की आदत देनी चाहिए। मैथ्स पे डेली 1 आवर दो मिनिमम, मैथ्स पे डेली 1 आवर दो मिनिमम। मैं ये 2 बार इसीलिए मैंने कहा ताकि आप इसे भूलो मत। डेली मैथ्स में मिनिमम 1 आवर दोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उस पर अगर आप, क्योंकि आपकी मैथ्स का कोर्स कंप्लीट होगा, और कुछ भी करना, मैथ्स को छोड़ना मत। लोग कहते हैं मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत कुछ नहीं है मैथ्स में। अगर आप मैथ्स को पसंद करोगे, उसे टाइम दोगे, तो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाएगी मैथमेटिक्स। तो मैथ्स मिनिमम 1 आवर दो, अगर मैक्सिमम देना चाहते हो तो 2 आवर्स 3 आवर्स जितने आप दे सको, लेकिन खाली मैथ्स पे मत दो, मैथ्स पे 1 आवर दो मिनिमम बहुत है। मैक्सिमम देना चाहते हो तो 2 आवर्स दे दो डेली, बहुत होगा, कोर्स आराम से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारे साइंस की बात। साइंस में इतना कुछ है नहीं, आप साइंस में 1 आवर भी दोगे तो बहुत सफिशिएंट है, लेकिन हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ने के बाद ध्यान रखना आप, तो तीनों के लिए हिसाब से सफिशिएंट समय आप निकाल लो। उसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री, एसएसटी पे भी बराबर फोकस करना है, तो एक काम करो 1 आवर आप उस पर दो। 1 आवर आप डेली, जैसे आज मंडे को फिजिक्स पढ़ा, ट्यूसडे को केमिस्ट्री पढ़ते, वेडनेसडे को बायो पढ़ते, फिर मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ऐसे करके करोगे, कुल मिला के 12 से 15 to 17 चैप्टर्स होंगे आपके साइंस की पूरी बुक में, उसमें से डिवाइड कर लो, आराम से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपने पढ़ लिया, उसके बाद एसएसटी पे फोकस करो। एसएसटी में जो क्लास में स्कूल पढ़ाते हो उस पर तो फोकस करो ही करो, साथ में खुद से भी पढ़ो, एसएसटी भी सिंपली फिनिश हो जाएगा। एसएसटी पे संडे के दिन पे आप स्टोरीज पढ़ते हो, उस पर हिस्ट्री बैठ के पढ़ लो,
सिंपल सी बात है, काम हो और आप आराम से पढ़ लोगे, आराम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से हिस्ट्री, पूरे एसएसटी का कोर्स 1 मंथ का है। अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहो तो 1 महीने में पूरा खत्म हो जाएगा, पर आप धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इंग्लिश को इग्नोर मत करना, इंग्लिश पे भी फोकस बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश पे आपको राइटिंग पोर्शन पे 100% फोकस दो, क्योंकि ना उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वो अगर आपका सही हो गया ना, निकल जाओगे आप आराम से, पूरा 70 आउट ऑफ 70 पाओगे इंग्लिश में, फिर 80 आउट ऑफ 80 पाओगे आप इंग्लिश में। उसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बता दूं कि आपके जब आप बोर्ड एग्जाम में, डरा नहीं रही हूँ पर मैं बता रही हूँ कि आप जब बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई का देने जाओगे तो उसमें 3 सेट्स आते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। सेट 1 सबसे सिंपल होता है, उसको करना बहुत आसान है। जिसको मिल गया ना, समझ लो उसकी लाइफ सेट हो गई, बहुत सिंपल आता है। सेट 2 मीडियम मीडियोकर रहता है कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत। लेकिन सेट 3 सबसे डिफिकल्ट बनाते हैं वो लोग। क्वेश्चंस में भी चेंज होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपको कोई टीचर नहीं बताता, क्योंकि बच्चे बेसिकली अपना क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि सेट 3 डिफिकल्ट आता है, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं आता कि आप अगर पूरी तैयारी करके गए, सब पढ़ के गए, ना कर पाओ। मेरे एक स्टूडेंट थी, वो बहुत अच्छी थी पढ़ने में, उसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, ठीक है। अभी उसका सीबीएसई का पेपर हुआ था 10th का, उसने कोई कोचिंग नहीं की, कोई ट्यूशन नहीं की, लेकिन हमसे मतलब उसने ट्यूशन किया था बट कोचिंग नहीं की थी कोई। तो उसने क्या किया कि उसको सेट 3 मिला था, तो वो आई कि मैम मुझे सेट 3 मिला है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उससे कहा देखो ये लक की बात है बेटा, इसमें जो मिल गया सो मिल गया। तो उसने सेट 3 पाया, उसके बाद भी आज उसके 95% आए हैं इस 2019 में जो रिज़ल्ट आया था 10th का, उसमें। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, जिसकी तैयारी पूरी रहेगी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, सेट 1 वालों को ज़्यादा थोड़ा सा फ्री मिलता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सेट 3 के हिसाब से प्रिपरेशन करो, कि वो भी आपके सामने सेट 1 से भी सिंपल रहे। मेरी इतनी एडवाइस थी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।